नमस्कार, स्वागत है आपको। भारत समाचार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने देर रात 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार देर रात कांग्रेस ने यह लिस्ट जारी की है। भुवन चंद्र कापड़ी को खटीमा से टिकट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चक्राता से टिकट दिया गया है। गणेश कोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हैरानी की बात इसमें यह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम इस फहरिस्त में नहीं दिया गया है। क्या कुछ उसके मायने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि 53 प्रत्याशियों के नामों को उजागर पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चक्राता से बीजेपी उम्मीदवार रामशरण नौटियाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रामशरण नौटियाल सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता हैं। वहीं बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट दिया गया है। यमुनोत्री से पार्टी ने दीपक बिजवान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पिथौरागढ़ से इस बार मयूख मेहर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रायपुर की अगर बात की जाए तो वहां से हेरा सिंह बिष्ट उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं केदारनाथ से मनोज रावत को मौका दिया गया है। अब इन तमामों का ऐलान तो हो गया, लेकिन 15 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर मंथन अभी जारी है। उन सीटों पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। उस लिस्ट में लालकुआं, काला ढूंगी, चौबट्टा खाल, रामनगर, डोईवाला जैसी सीटें शामिल हैं। तो 2022 की जंग के लिए कांग्रेस ने अब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। देर रात जो फहरिस्त जारी की गई है प्रत्याशियों की, उसमें 53 टिकट का जिक्र किया गया है और धन सिंह भंडारी दरअसल और भीमताल से धन सिंह भंडारी को दिया गया। नैनीताल से संजय वारे को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साल 2020-21 में जहां राष्ट्रीय औसत 6.2 थी, तो वहीं उत्तराखंड में ये दर 8.1% है। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली भाजपा ने यहां की जनता को राष्ट्रीय औसत से 30% महंगाई अधिक दी है। पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में महंगाई दर देश की महंगाई दर से निरंतर ज्यादा रही है साढ़े 4 सालों में। और 2020-21 में जहां देश की जो CPI इन्फ्लेशन रेट 6.2% था 2020-21 में, उस दौरान उत्तराखंड में महंगाई दर 8.1% थी। मतलब देश में जितनी महंगाई दर है, उत्तराखंड की डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार ने 30% ज्यादा महंगाई उत्तराखंड वासियों को दी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिल्ली से एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा। हरीश रावत ने कहा कि सूबे की आवाम अब बदलाव चाहती है, लिहाजा अब की बार बीजेपी की विदाई तय है। महंगाई के मुद्दे पर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। पहली बात तो यह है कि मेरे राज्य का जो मिजाज है वो 5 साल में परिवर्तन का है, और इस बार परिवर्तन होगा, इसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया, मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कोई मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चुनाव में जारी हो, उसको जनता ने दोहराया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। कोई चीज है जनता के उपयोग की जो महंगी ना होगी हो? नमक महंगा, दाल महंगी, हर चीज महंगा। सब्जियां किसान की हैं, केवल सब्जियां कभी कभी सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हर चीज महंगी होती है जो किसान उपभोक्ता के उपभोग की चीजें हैं। तो आपका मेन मुद्दा अब तो पता चला कि जूता भी महंगा हो जाएगा, कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आपने देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश बना करके रख दिया है।
कोरोना संक्रमण के चलते अब चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस डिजिटल कैंपेन चलाने जा रही है। इसके लिए हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर में पार्टी की ओर से मीडिया सेंटर भी बनाए गए हैं। पार्टी की रीति नीति को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस जन जन तक पहुंचाएगी। प्रदेश में किए गए विकास विरोधी कार्यों और बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को भी पार्टी जनता के बीच रखेगी। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डिजिटल कैंपेन के माध्यम से जो अभी जो दौर है, उस दौर में अधिक से अधिक कैसे हम अपने विचारों को, अपने कैंपेन को आक्रामक तरीके से एक एक जन के बीच ले जा सके, उसके लिए हमारी एक रणनीतिक मीडिया टीम मीडिया सेंटर के तौर पे स्थापित हुई है। और बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद से बगावत के सुर तेज हो गए हैं। रुड़की विधानसभा में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता नितिन शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि रुड़की विधानसभा से बीजेपी ने सिटिंग विधायक प्रदीप बत्रा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कई बीजेपी कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से नाराज हैं और विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। उनका यह कहना है कि पार्टी ने छोटे कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिसके ऊपर लगातार करप्शन के आरोप लग रहे थे और शहर की जनता में भी बहुत रोष था उनके लेकर, उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दिया। बहुत निराशा की बात है, लोगों में भी बहुत निराशा थी। जैसे ये टिकट हुआ, सैकड़ों की संख्या में रुड़की के नगरवासी हमारे पास आए और सभी भाई बंधु जो मेरे साथी थे, मातृ शक्ति बहनें, सब ने कहा कि नितिन भैया ये चुनाव अब रुड़की की जनता लड़ेगी, आपने सिर्फ खड़ा होना है। और मैं उन सब की बात का सम्मान करते हुए और सभी साथियों की बात का सम्मान करते हुए चुनाव में लड़ रहा हूँ। और लक्सर सीट पर बीजेपी से संजय गुप्ता को टिकट मिलने के बाद बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता शामवीर सैनी बगावत पर उतर आए हैं। शामवीर सैनी ने पार्टी पर 4 बार धोखा देने का आरोप लगाया है। शामवीर सिंह ने कहा कि इस बार वो निर्दलीय चुनाव रण में होंगे। बता दें कि लक्सर सीट पर सैनी समाज के वोटर चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने हल्द्वानी में 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है उनमें बद्रीनाथ से ब्रजमोहन सिंह गोसाई, रुद्रप्रयाग से मोहित टेमरी, कर्णप्रयाग से बलवंत सिंह नेगी, धर्मपुर से किरण रावत कश्यप, पौड़ी से पूनम टमटा, हरिद्वार ग्रामीण से उपेंद्र सिंह मलिक, टीडीहार से गोविंद सिंह बसेड़ा, पिथौरागढ़ से चंद्रशेखर कापड़ी, बागेश्वर से गोपाल बनवासी, धारचूला से रमेश थलाल और कालाडूंगी से मोहन कांडपाल को यूकेडी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। थराली और लालकुआं सीट पर यूकेडी ने समर्थन दिया है। थराली विधानसभा सीट पर सीपीएम प्रत्याशी को पार्टी ने समर्थन दिया है, जबकि लालकुआं सीट पर सीपीआई एमएलए के प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी को यूकेडी ने समर्थन दिया है। यूकेडी जल्दी ही 27 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। यूकेडी का कुछ अन्य छोटी पार्टियों से भी संपर्क चल रहा है। खानपुर में मुकाबला रोचक होता जा रहा है। हर कोई वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। खानपुर सीट पर इस बार बीएसपी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। बीएसपी से चुनाव मैदान में उतरे रविंद्र पनियाला अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रविंद्र पनियाला डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी दिव्यानी को मैदान में उतारा है। तो दोनों एक ही थिल्ली के चट्टे बट्टे हैं। रानी भी यहीं चुनाव लड़ती है, राजा भी यहीं चुनाव लड़ता है, उनके पिताजी भी यहीं रहते हैं, उनका लड़का भी यहीं रहता है। इन पर तो चारों पे इसके अलावा कोई और दूसरा काम है ही नहीं। टिकट बदल दो, नाम बदल दो, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है कि इन्हें विधानसभा से बाहर भेज कर ही रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की राजपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाण पत्र के मामले पर सुनवाई की। इस मामले में वेकेशन जज एनएस धने की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद राजकुमार को नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रदेश सरकार और राजकुमार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। कोरोना की वजह से यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी।
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नैनीताल जिले में अब तक 54 लाख की स्मैक, 6 लाख की शराब पकड़ी जा चुकी है। साथ ही 51 गुंडा एक्ट और 6 जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि चुनाव के चलते जिले में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ लगातार मिलकर गश्त कर रही है। नामांकन के लिहाज से जिले में 6 जगह PAC भी तैनात की गई है। इसके अलावा अलग अलग जगहों में थाने की फोर्स भी भेजी गई है। SSP ने सभी पुलिस अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। 51 गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जिसमें 7 जिला बदर कर दिए गए हैं और 4 गैंगस्टर की कार्रवाई हो गई है। इनमें अभी कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ाने के मेरे द्वारा आज मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं। 5927 टोटल पुलिस के पास पुलिस क्षेत्र का जो असला था उसमें से 81% असला जमा हो चुका है। इसके अलावा NBW जो थे 128 में से 20 शेष रह गए, बाकी 108 की तामील हो चुकी है। 6 लाख की शराब पकड़ी जा चुकी है, 54 लाख की स्मैक और 1 किलो से ऊपर जो है चरस पकड़ी गई है अभी तक। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जनपद के सिडकुल, रानीपुर, मंगलौर और कनखल थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार से ये पैसा बरामद किया है। दरअसल हरिद्वार में इस समय विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो रहा है और चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति 50,000 से ज्यादा की नकदी बिना किसी उचित दस्तावेज के नहीं रख सकता। ऐसे में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर 11 लाख से ज्यादा नकद रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इस अभियान में चुनाव आयोग की टीम भी शामिल रही। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। और बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने नामांकन दिवस पर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय बागेश्वर का स्थलीय निरीक्षण किया है। उस दौरान नामांकन कक्ष में दरअसल 4 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। उन्होंने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश RO को दिए और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र बिक्री के साथ चेक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि नामांकन 21 से 28 जनवरी तक प्रातः 11 बजे से उपरांत 3 बजे तक होंगे। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसी को आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है और निरीक्षण में हमने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको देखा है कि जैसे यहाँ पे जो हमारे CCTV कैमरा जो लगने चाहिए थे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे वीडियोग्राफर और यहाँ पे जो प्रारूप वगैरह जो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनको देने होते हैं, विक्रय करने होते हैं और साथ साथ में जो फिर वो डॉक्यूमेंट जो जमा करेंगे उनकी भी मैंने चेकलिस्ट वगैरह बना रखी है। और बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड में कोरोना के 4,759 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 28,907 हो गए हैं। अल्मोड़ा में 143 केस हैं। बागेश्वर में 120 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चमोली की बात करें तो 243 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। चंपावत में 112 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में 1,802, नैनीताल में 565 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार की बात करें तो 607 मामले यहां पर सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 259 नए मामले अब तक यहां पर आ चुके हैं। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 108 मामले यहां पर हैं। उधम सिंह नगर में 395 नए केस हैं। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती शुरू हो गई है। हल्द्वानी शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों के समर्थन से शनिवार को बाजार पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान फल, सब्जी व दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप व अन्य जरूरी सेवाएं पहले की तरह सुचारू रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंदी से मुक्त रखा गया है। कोविड संक्रमण को कम करने के मकसद से शनिवार को शहर की सारी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया। कोविड बढ़ रहा है तो इसीलिए ये व्यापारियों की सहमति से सर, हालात क्या है? पैनिक तो नहीं है बहुत ज़्यादा? आप देखिए लगभग 3,000 के करीब हमारे पेशेंट हैं जो आज की डेट में एक्टिव हैं। उसमें से केवल 15 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके असर को कम करने के लिए आपको, अगर आपने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगाया तो उसको ज़रूर लगाएं।
और बागेश्वर पुलिस को कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी में कार से 100 टैबलेट बरामद किए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने कब्जे से ये टैबलेट बरामद करके अपने कब्जे में रख लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे दें, बागेश्वर से आ रही पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है, कार से 100 टैबलेट बरामद किए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धन बल का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। लालच, लोक लुभावन चीजें जो हैं लोगों को उपहार के तौर पर दी जाती है ताकि इसे वोट को पोलराइज किया जा सके, ध्रुवीकरण उसका किया जा सके। इसी लिहाज से आचार संहिता के दौरान इन तमाम लोगों पर, असामाजिक तत्वों पर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या फिर चुनावी माहौल में खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई लगातार की जाती है। तो यहाँ पर बड़ी कामयाबी 100 टैबलेट यहाँ पर पुलिस को बरामद हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार 12 राज्यों और 9 मंत्रालयों की झांकियां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड की झांकी की झलक भी 26 जनवरी को दिल्ली में देखने को मिलेगी। मगर उससे पहले आप उत्तराखंड की झांकी को अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बार की झांकी अलग रहने वाली है। सिखों के धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब की झलक इसमें दिखाई देगी। बद्रीनाथ धाम, लक्ष्मण झूले के अलावा ऑल वेदर रोड की झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। हम उत्तराखंड की जो झांकी है उसके सामने हैं और इसकी जो थीम है आप देखेंगे, फूलों की घाटी प्रदर्शित की गई है। उसके ऊपर हेमकुंड साहिब है जो बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, तीर्थ स्थल है। और सबसे जो अग्रभाग में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के साथ आप देखेंगे कि टिहरी डैम के ऊपर जो पुल बनाया गया है वो है और उसके पीछे बद्री विशाल के मंदिर को प्रदर्शित किया गया है। और ये उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं वो भी यहाँ पे झांकी के साथ, क्योंकि किसी भी झांकी को जीवंत करने में जो कलाकार जो चलेंगे उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो ये वो टीम है जो वहाँ से आई है। क्या उत्तराखंड से ही आए हैं आप? जी। ये आर्टिस्ट हैं, इनसे बात करने की कोशिश करने से पहले जो झांकी के बारे में बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? KS चौहान, जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट। चौहान साहब, क्या थीम है, कैसे आप दर्शकों को बताएंगे? झांकी की जो थीम है उत्तराखंड राज्य की, वो प्रगति की और उत्तराखंड, ये थीम है। और झांकी का जो अग्रभाग उसमें हमने हेमकुंड साहिब पवित्र गुरुद्वारे को दिखाया है। इसके अतिरिक्त टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फूलों की घाटी को दर्शाया गया। और झांकी का जो मध्य भाग है उसमें टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल को, और पृष्ठ भाग में बद्रीनाथ मंदिर को। और इसके अतिरिक्त जो झांकी का साइड का पार्ट है उसमें हम लोगों ने ऑल वेदर रोड को दर्शाया जो चारों धामों को जोड़ती है। किसी भी झांकी के साथ कलाकार की भूमिका अहम होती है। आप झांकी को जीवंत तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और सभी आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। और आपने सही बोला कि किसी भी झांकी के लिए आर्टिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि हमारे जो भी बद्रीनाथ बना हुआ है यहाँ पे और जो ऑल वेदर रोड, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई हुई हैं, उसको हमने एक गाने में पिरो के हम अपने एक्ट के थ्रू सब लोगों को बता रहे हैं। तो हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों को यहाँ इतने बड़े मंच पे मौका मिला। तो ये उत्तराखंड की झांकी के बारे में हमने आपको दिखाया, बताया कि उत्तराखंड ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि विकास के लिए भी जाना जा रहा है। और अब जब उत्तराखंड में चुनाव भी हैं तो ये झांकी एक तरह से अपने स्टेट का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी। और भारत समाचार में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।